सुमतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ओम महागणपतये नमः। नमस्कार, मैं विष्णु अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं डेली इंडिया टाइम डिजिटल न्यूज चैनल। अक्सर जब इंसान किसी संकट में आता है, मुश्किल में फंस जाता है, तो उनको तलाश रहती है एक स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर की जो उनको गाइडेंस दे सके, रास्ता दिखा सके और जीवन की मुश्किलों से, परेशानियों से निजात दिला सकें। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं महाराष्ट्र के प्रसिद्ध शहर पुणे से प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर राकेश चंद्र जी से। उनसे जानेंगे हम एस्ट्रोलॉजी के रहस्यों के बारे में और कुछ खास दोष और योगों के बारे में और उनके उपायों के बारे में। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी सर, सबसे पहले आप अपने स्पेशलाइजेशन और एक्सपीरियंस के बारे में हमें बताइए। देखिए, मेरा नाम राकेश चंद्र है और मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हूँ। और वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद प्रैक्टिस कर रहा था। मैं करते करते मुझे लगा कि और भी विषय सीखना चाहिए, तो मैंने कई गुरुओं के यहाँ गया। कहीं से वास्तु सीखा, कहीं से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखा और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी बहुत कम लोग जानते हैं कि न्यूमरोलॉजी वैदिक शास्त्र के अनुसार भी होता है, बट ये काफी गूढ़ विषय है और काफी अच्छे से इसका रिजल्ट मिलता है। सर, जैसे अभी आपने वैदिक नंबरोलॉजी की बात करी, तो मैं जानना चाहता हूं कि वैदिक नंबरोलॉजी का, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और ये किस तरह हमारे जीवन को प्रभावित करता है? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि बहुत बार हम सही निर्णय ले नहीं पाते, कई बार दुविधाएं होती हैं, कई बार गाइडेंस की आवश्यकता होती है और अगर हम स्वयं से निर्णय लें तो हो सकता है कि निर्णय गलत हो जाए। जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हम आपकी कुंडली देखते हैं तो समझ में आता है कि कौन से रास्ते पर जाएं, क्या निर्णय लें आपके लिए सही रहेगा। उसमें अलग अलग टेक्निक्स हैं। कुछ प्रश्न आपके हॉरोस्कोप से दिए जाते हैं, कुछ प्रश्न उस प्रश्न की कुंडली भी बनती है। बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम ज्योतिषी प्रैक्टिस करते हैं। जिनके कुंडली नहीं है उनके भी प्रश्नों का सवाल दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति आता है मेरे पास, कहता है कि मेरी कुंडली नहीं है, मेरा समय नहीं मालूम, जन्म तारीख नहीं मालूम, तो उसको एक दिन में एक ही प्रश्न पूछ सकता है और उस प्रश्न की कुंडली बनती है। सर आप लेकिन यही है कि एक दिन में एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है और उस दुविधा का निराकरण किया जा सकता है। जो आप व्यक्ति महसूस कर रहा है समस्या जीवन में, उसके बारे में उत्तर दिया जा सकता है। ओके सर, आपकी जो एस्ट्रोलॉजी का जो प्रोसेस है, हमने देखा कि आप नो पूजा, नो स्टोन्स, आपकी एस्ट्रोलॉजी का अदर से क्या डिफरेंट है और स्पेशलाइजेशन क्या है? देखिए, अलग बिल्कुल नहीं है। ज्योतिष तो वही है। पूजा और स्टोन, ये सब चीजें, रेमेडीज तो सबसे लास्ट में होनी चाहिए। हमारी कुंडली क्या है हमको पहले समझना पड़ेगा। जो भी कुंडली मिली है हमारी, ये हमारी कुंडली हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा है। तो समझ लीजिए कि ये बैलेंस शीट है आपके प्रीवियस ईयर का। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप समझते होंगे बैलेंस शीट कितना महत्वपूर्ण है। पिछले साल का बैलेंस शीट जब आपको पता चलता है तो उसी के आधार पर आप इस साल क्या करना है, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या अपनाए, डिसाइड करते हैं, राइट। तो ये भी वैसे ही है। तो पूजा शांति करके इच्छित वस्तु मिल जाएगी, ऐसा बहुत लोग क्लेम करते हैं ज्योतिषी, ये गलत बात है। इच्छित वस्तु नहीं मिलती है, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक अंदाजा है जो कुंडली देख के समझ में आता है कि ये कार्य करें, कैसे करें, कितना करें, क्या इसमें कमियां हैं। जनरली बिजनेस की भाषा में कहूं तो स्वॉट एनालिसिस करते हैं। ये स्वॉट एनालिसिस करके आपको निर्णय लिया जाता है कि ये आप काम करें ना करें। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य तो यही है। प्रेडिक्शन एक पार्ट है, प्रेडिक्शन एक छोटा पार्ट है, मैं तो कहूंगा गाइडेंस बड़ा पार्ट है। तो अगर मैं 3 पार्ट में बांटूंगा ज्योतिष के द्वारा मार्गदर्शन को, 30% तो आपका विल पावर है, फ्री विल है। अगर कोई पूछे कि मैं काम करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहता हूँ, 30% चांसेस है कि अगर कोई चाहे कर सके। अच्छा, मैं अभी खाना मेरे सामने रखा हुआ है, मैं खाऊं या ना खाऊं, ये प्रारब्ध पे बहुत ज्यादा निर्भर नहीं करता। आपके सामने रखा है, आपकी इच्छा है, भूख लगी तो खा सकते हैं, तो नहीं खा सकते। इसमें ज्योतिष तो काम नहीं करेगा, फ्री विल है, खाए या नहीं खाए। दूसरी चीज होती है कि जो प्रारब्ध से संबंधित है। तो कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है बहुत स्ट्रांग होता है, आप उसको बदल नहीं सकते, वही होगा। कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है कि जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। तो वहां रेमेडीज काम करते हैं, वहां पे मंत्र, स्टोन या कुछ पूजा पाठ काम करेंगे। अब आज की डेट में स्टोन कॉस्टली हो गए हैं और असली मिलते हैं कि नहीं वो भी पता नहीं, बहुत महंगा है। पहले ही कोई परेशानी में है
कहाँ से वह लाख रुपए का जमसून पहनेगा, कहाँ से वह लाख रुपए की पूजा कराएगा। तो पूजा और जमसून आवश्यक नहीं है, वो एक रेमेडी है, काम करता है अगर अच्छे से किया जाए तो। आज के डेट में अच्छा जमसून मिलना मुश्किल है, अच्छे पंडित जी मिलना भी मुश्किल है। जो तीसरा मेरा उपाय मैंने फोकस किया है कि अपने आप से आप अपने कर्मों को ठीक करिए, ईश्वर से जुड़िए, और यही मुख्य ज्योतिष का उद्देश्य है। अगर आपने कुछ बुरा किया है तो ईश्वर से जुड़ के आप, ईश्वर चाहे तो क्षमा कर सकते हैं आपके पापों को, जो परेशानियां आएंगी दूर हो जाएंगी। और कुछ इस जन्म में क्रियामान कर्म कहलाता है जो अभी हम कर रहे हैं। तो क्रियामान कर्म को ठीक करके, क्रियामान के द्वारा कुछ पुण्य अर्जित करके जो कुछ पिछला बुरा भी है उसको ठीक किया जा सकता है, पर उसकी सीमा है, लिमिटेशन है। लेकिन ये क्लेम करना, बहुत लोग क्लेम करते हैं ऑनलाइन में देखता हूँ आजकल कि रिजल्ट पाए 12 घंटे में, 24 घंटे में, पता नहीं 6 घंटे में, यह असंभव है। ये कोई जादू टोना नहीं है। ज्योतिष बहुत साइंटिफिक है, जितना साइंटिफिक अगर डॉक्टर और मेडिकल साइंस है उतना ही साइंटिफिक ये भी है। तो हर शास्त्र की सीमाएं हैं और हर शास्त्र का एक अपना विशेष महत्व है। तो हमको इसको प्रैक्टिकली लेके चलना पड़ेगा। कभी भी इम्प्रैक्टिकल होके गलत लोगों के बहकावे में लोग ना जाएं, मेरा तो यही कहना होता है। जी सर, आप हिंदुस्तान के एक ऐसे शहर से आते हैं जो एक ब्रांड है, पूरा शहर पूरे भारत में एक ब्रांड है, ना सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे इंडिया में। तो मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक हाई एजुकेटेड पर्सन भी हैं, कॉर्पोरेट से जुड़े रहे हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं, तो मैक्सिमम आपके पास जो क्लाइंट आते हैं वो किस तरह की प्रॉब्लम लेकर आते हैं सर? देखिए, मेरा जो क्लाइंटेल भी है काफी पढ़ा लिखा है, तो ज्यादातर आईटी में काम करने वाले लोग आते हैं और या बड़े बिजनेसमैन आते हैं, और थोड़े बहुत लोअर मिडिल क्लास के भी लोग आते हैं, कम पैसे वाले लोग भी आते हैं, बट ज्यादातर हाई इनकम ग्रुप के लोग आते हैं और जिनकी समस्याएं भी बड़ी होती हैं। बड़े बड़े निर्णय लेने होते हैं। अगर बिजनेस में किसी को एक बिजनेस छोड़ के दूसरा बिजनेस शुरू करना है, शिफ्ट करना है, कई बार लोग करियर चेंज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, कई बार विदेश जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते, तो ये सब समस्याओं को लेकर ज्यादातर लोग आते हैं। थोड़े बहुत लोग आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज के लिए भी आते हैं, शादी नहीं हो रही है टाइप के भी लोग आते हैं, या फिर मनचाहा जॉब नहीं मिल रहा है, मनचाही सैलरी ग्रोथ नहीं मिल रही है। एक आध लोग हेल्थ समस्या वाले भी आते हैं कि काफी दिन से बीमारी है, और मोस्टली मेरे पास करियर और धन और बिजनेस वाले लोग आते हैं। सर, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में हम देख रहे हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी है उसका भी काफी मॉडर्नाइजेशन हो चुका है। तो आपको क्या बड़ा बदलाव इस एआई और एस्ट्रोलॉजी सोशल मीडिया के दौर में नजर आता है? कहाँ भारतीय जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, क्या वो इससे प्रभावित हुआ है? क्या वो एआई या सोशल मीडिया के दौर से खुद को बचा पा रहा है? आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, मेरा एनालिसिस तो यही है कि एआई और सोशल मीडिया के कारण ज्योतिष का नुकसान ही ज्यादा हुआ है। जो अच्छे ज्योतिषी हैं अपने आप को सोशल मीडिया पे डाल नहीं पाते। कुछ अच्छे ज्योतिषियों को मैं जानता हूँ जो बहुत ही अच्छे ज्योतिषी हैं और मैं भी उनको फॉलो करता हूँ। उनके बहुत कम फॉलोअर्स हैं क्योंकि वो हाइप क्रिएट नहीं कर सकते, झूठी बात नहीं बोल सकते। जो इंटरनेट है ज्योतिष के अनुसार राहु है, और राहु ग्रह का प्रभाव जो होता है, चीटिंग करने वाले लोगों पे राहु का प्रभाव होता है, चोरी चकारी करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोगों पे राहु ग्रह का प्रभाव होता है। और जो एक ज्योतिषी होता है वो गुरु ग्रह का प्रभाव होता है, वो ज्ञानी व्यक्ति होता है, झूठ नहीं बोल सकता, गलत इमेज क्रिएट करने के लिए कुछ काम नहीं कर सकता। तो अच्छे ज्योतिषी तो पिछड़ ही गए हैं। एआई कुछ मामलों में जानकारी देने के लिए तो ठीक है, कुछ जानकारी प्राप्त करनी है, एआई ठीक है, मैं भी उसका उपयोग करता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि अगर ज्योतिष के बारे में अगर निर्णय लेना है एआई के द्वारा, बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आते हैं। तो एआई पे तो बिल्कुल लोगों को नहीं टिके रहना चाहिए। कुछ ज्योतिष ऐप्स हैं, ठीक है, बट कुछ अच्छे हैं, कुछ अच्छे नहीं भी हैं। तो सामान्य जन को निर्णय बहुत सावधानी से लेना चाहिए। मेरा तो ये कहना यही है कि किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं, आपको सही मार्गदर्शन मिलेगा। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा जो हाइप क्रिएट करने वाले लोग हैं उनसे भी बचें। सर, अभी आपने राहु की बात करी, हम देखते हैं सर सोशल मीडिया पर जो एस्ट्रोलॉजी का प्रोस्पेक्टस है उसमें एक बात जो सबसे ज्यादा सामने आती है वो ये आती है कि सभी जो सोशल मीडिया पर एस्ट्रोलॉजर हैं एक दावा करते हैं, एक तथाकथित दावा हम उसको बोलेंगे, उन्होंने पूरे एस्ट्रोलॉजी का नेगेटिव प्रोस्पेक्टस वो राहु पर केंद्रित कर दिया है। वो ये दावा करते हैं कि कोई भी इंसान किसी भी प्रॉब्लम में जूझ रहा है, उसकी लाइफ को तबाह करने में राहु का 90% प्लस योगदान है। तो आप इस दावे को कितनी सत्यता मानते हैं और आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे? क्या ये दावा सही है कि हम इंसान के भविष्य को बर्बाद करने में राहु को ब्लेम बना दिया गया है?
देखिए, दावा सही नहीं है, कुछ हद तक सही है, लेकिन 100% ये दावा सही नहीं है। और ये अधूरे ज्योतिषी लोग क्या करते हैं, शनि और राहु को बदनाम कर देते हैं। कुछ भी जीवन में हो तो या तो शनि या तो राहु, और कभी कभार मंगल, ये 3 से आगे बढ़ते नहीं है। जबकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि इन्हीं ग्रहों के कारण आपको जीवन में समस्या आए। 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह को अपनी अपनी स्थिति के अनुसार अच्छा बुरा निर्णय समय देख के दिया जाता है, और ये बदनाम करना ठीक नहीं है। हालांकि एक ज्योतिष का बेसिक यही है कि हमारा जन्म होता है मेनली शनि और राहु कारण ही होता है। राहु हमारे पूर्व जन्म की डिजायर्ड है, अपूर्ण इच्छाएं हैं, जिसके कारण जन्म लेते हैं। और शनि हमारा पूर्व जन्म का पाप कर है, पाप कर्म अगर हमने कुछ किया है उसकी सजा पाने के लिए हमारी कुंडली में शनि पड़ा होता है। तो ये निर्णय हम करते हैं, ज्योतिष का एनालिसिस करते टाइम देखते हैं कि वही व्यक्ति कुंडली में शनि कहाँ पड़ा है, वो क्या गलतियां कर सकता है, क्या पाप कर्म कर सकता है, और राहु क्या उसकी सुप्त इच्छाएं होंगी जो लेके आया है। लेकिन इनके बीच में बैलेंस बनाएं और जीवन को आगे करें। मनुष्य जीवन मिला है तो ये सत्य अवश्य है कि व्यक्ति ने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तभी मनुष्य जीवन मिला है। और मनुष्य जीवन ही भोग के अलावा मुक्ति प्राप्त करने की कामना रखता है। बाकी जीव जंतु तो मुक्ति की कामना या उनको सच्चाई नहीं आती ना कि मुक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। वो तो आते हैं, भोग करते हैं। कोई भी आप कुत्ता बिल्ली जानवर ले लो, उसे भोग करने आता है। मनुष्य से भोग करने नहीं आता। भोग के साथ साथ जीवन में अच्छाई करके और पूरे कर्मों के लिए सजा काट के, बुरे कर्मों के लिए तकलीफ सह के शुद्ध होके मुक्त होना चाहता है। मुक्त होना है और मोक्ष प्राप्ति ही उसका इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। ये कम ज्योतिषी बताते हैं। सर, अब हमारा अगला सवाल भी सोशल मीडिया से है। सोशल मीडिया पर एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है ये। सोशल मीडिया पर एक दावा काफी मजबूती के साथ किया जाता है। दावा क्या है, ये एक सच्चाई है जो सोशल मीडिया पर जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये पेश करते हैं कि उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजी का जो पूरा प्रोस्पेक्टस है वो गोचर वाइज पूरा क्रिएट करके रख दिया है। एक तरह से हम कहें कि उन्होंने कुंडली की जो हॉरोस्कोप की जो प्रमुख दशा महादशा प्रत्यंतर दशाएं होती हैं उनको नकार दिया है। वो जो भी प्रेडिक्शन दावे के साथ करते हैं वो गोचर वाइज करते हैं। तो मैं क्या आपसे जानना चाहता हूं कि मौजूदा दौर में जो मॉडर्न युग है, एआई का जमाना है, क्या हम ये मान लें बाकी में कि जो कुंडली की दशा महादशा होती है उनका कोई अस्तित्व नहीं है और जीवन गोचर से चल रहा है? नहीं, ये गलत है, ये अधूरा ज्ञान है। कुंडली जो हमको मिली है पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार मिली है। बेसिक तो वही है। जब जन्म लेते हैं, कुंडली क्या है, जब आप इस धरती पे आते हैं, जन्म लेते हैं, पहली सांस लेते हैं, उस समय का आकाश का स्क्रीनशॉट समझ लीजिए। उस समय आकाश में कौन कौन से ग्रह कहाँ पड़े थे, वो आपकी कुंडली हुई, वो फिक्स हो गई। गोचर, वो ग्रह तो चल रहे होते हैं, तो गोचर वहीं से शुरुआत हो जाती है। अब जन्म के अगले सेकंड से ही हर एक ग्रह, हर एक की स्पीड अलग अलग है, चल रहा होता है। लेकिन वो गोचर का प्रभाव आपकी कुंडली के ग्रह कहाँ कहाँ पड़े हैं उसके रेफरेंस के साथ ही देखा जाएगा। दशाएं महादशाएं जहां पे आपने जन्म लिया वहां से ही निर्धारित होती हैं। तो कई एक गोचर मान लीजिए, हम मान के चलते हैं शनि के गोचर की बात करते हैं। हर एक ग्रह का गोचर होता है। शनि का गोचर 2.5 साल एक राशि में रहता है। तो मान लीजिए आप अगर 50 साल जीते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी जीवन 50 साल हुई आपकी, तो वहां से शनि तो कई बार जाएगा जीवन में। हर 2.5 साल में राशि बदल जाएगा, तो 30 साल बाद एक जगह पे आएगा, फिर दोबारा वहां पे आएगा। तो क्या वो हर बार सेम परिणाम देगा? क्या दोबारा जब आएगा तो नहीं देगा, क्योंकि पहली बार जब 30 साल पहले आया था अलग ग्रह की दशा महादशा होगी, दूसरी बार आएगा तो अलग ग्रह की दशा महादशा है। दूसरी बार अगर आया तो हो सकता है साथ में बाकी के पहला ग्रह शनि के साथ मंगल राहु कहीं और होंगे, पहली बार आया होगा तो कहीं और होंगे। तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है। तो सिर्फ गोचर के आधार पे कह देना कि जो अभी हुआ है 30 साल पहले भी हुआ था, नहीं होता ना। तो दशा महादशा के साथ में उसको रेफरेंस लेके किया जाता है। सर, एक सवाल है जिसको लेकर हमारे देश में, भारतीय समाज में मैक्सिमम लोग हैं वो काफी भ्रम में रहते हैं, धोखे में रहते हैं। सर, हमारे जीवन को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है, हमारे लगन का गॉड या हमारी राशि का स्वामी? दोनों का अपना अलग अलग महत्व है। लग्न का लॉर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। लग्न क्या है समझिए। लग्न जो है हमारे बुद्धि है और हमारा शरीर है, तो दोनों लग्न है। तो हम निर्णय लेते हैं किससे लेते हैं? बुद्धि से लेते हैं। और एक्शन किससे करते हैं? बुद्धि जो कहती है, एक्शन हमारे बॉडी से लेते हैं। तो लग्न इंपॉर्टेंट है। लेकिन राशि का स्वामी क्या है? राशि जहां मून होता है, जिस राशि में, उसको राशि कहते हैं। और उसका स्वामी मून क्या रिप्रेजेंट करता है? मून आपका मन रिप्रेजेंट करता है। तो क्या बिना मन के,
बिना मन के निर्णय के कोई आप जीवन में कार्य कर सकते हैं? तो मन बुद्धि के बैलेंस के साथ ही हम कोई निर्णय लेते कार्य करते हैं। ये दो मेन चीजें हैं। लेकिन तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है, ये लोग बताते नहीं है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है सूर्य, आपका कहाँ पे है? हम एज अ ह्यूमन बीइंग अगर हम कहें तो हम कौन है? हम मन, शरीर और आत्मा तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो सूर्य कहाँ है वो भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। सूर्य हमारे कुंडली में आत्मा का कारक है। हमारी आत्मा कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्या लेके आई है, क्या सोच लेके आई है, क्या करने आई है, वो सूर्य से होता है। तो सूर्य, लग्न और जो राशि जिसमें चंद्र है उसका स्वामी, ये तीनों का अलग अलग रोल होता है। कोई एक चीज से निर्णय नहीं दे सकता। ये मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ। उसके आगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस है, बट एक कॉमन मैन के लिए, एक लेमैन के लिए ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत भी आगे बातें हैं, अगर चाहेंगे तो हम इसको हम चर्चा करेंगे। जी सर, अब एक बड़ा ही गंभीर सवाल है। वो सवाल ये है कि चंद्र शनि का योग, उसको एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में चंद्र शनि का विषयोग माना जाता है। और ये दावा किया जाता है कि जिस व्यक्ति के हॉरोस्कोप में अगर चंद्र शनि का विषयोग हो, कैरियर वाइज, प्रोफेशनली वाइज उनका जीवन एक तरह से तबाह हो जाता है, काफी सीवियर स्ट्रगल में रहता है। साथ ही जो उनके मदर के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ जो रिलेशनशिप रहता है वो भी डैमेज हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, एज ए एग्जाम्पल मान के चलिए किसी पर्सन का 10th हाउस में अगर चंद्र शनि का विषयोग हो तो उस पोजीशन में कैसे वो अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे और इसकी बेस्ट रेमेडीज क्या हो सकती है? चंद्र शनि दशम स्थान में है, ये बहुत अच्छा करियर भी दे सकता है। तो किसी भी योग से रेमेडी दी ही नहीं जाती है। ये योग कुंडली में कहाँ बना हुआ है उसके अनुसार वो कैसे फलित देगा, कब फलित देगा, हर एक राशियों के अनुसार, हर एक लग्न के अनुसार और हर एक नक्षत्र के अनुसार उसका परिणाम बदलता रहेगा। अभी हमने खाली राशियों की बात की, ग्रहों की बात करी। बहुत सारे ज्योतिषी तो नक्षत्र देखते ही नहीं है। चंद्र शनि है, किस नक्षत्र पे पड़ा हुआ है, क्या डॉट कंजंक्शन है उसका? मान लीजिए उस व्यक्ति की वृश्चिक राशि, ठीक है, वृश्चिक राशि में चंद्र शनि पड़ा हुआ है। वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठ। इन तीनों में से किस में पड़ा हुआ है? क्या दोनों एक ही नक्षत्र पड़े हुए हैं या दोनों अलग अलग नक्षत्र पड़े हुए हैं? कितने दूरी पे हैं? एक राशि 30 डिग्री की होती है। दोनों का आपस में कितने डिग्री का अंतर है, उस पर इनके इफेक्ट में भी प्रभाव पड़ जाता है। तो ये सब चीज सच्चाई इस तरीके से एनालिसिस करके कोई समझाता नहीं है। और ये एनालिसिस करके ज्योतिषी को समझाना भी नहीं चाहिए यजमान को। उसको तो सही निर्णय देना चाहिए। यजमान तो नहीं समझेगा कि कितने डिग्री का अंतर है तो क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन यही चंद्र शनि विष योग है तो आपका जीवन विष बन गया, ऐसा नहीं होता। ये अधूरी जानकारी है और सीधा रेमेडी पर इस पर नहीं आना चाहिए। करियर है तो हम करियर देखेंगे। दशम स्थान का स्वामी कहाँ है, किस डिग्री पे है। दशम स्थान का स्वामी और उसके डिग्री के बाद उसके बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। देखा जाता है ये नवमांश में कहाँ है, नवमांश आपका भाग्य है। उसके अलावा फिर यही दशमांश कुंडली जहां से आपका करियर और आपका समाज में क्या मान सम्मान स्थिति होगी वो भी देखा जाता है दशम स्थान से, तो वो देखा जाएगा। तो खाली एक दशम स्थान में ग्रह से या दशम स्थान के स्वामी से करियर के बारे में नहीं बोला जाता है। अभी कल परसों किसी कोई व्यक्ति ऑनलाइन मुझे मिले थे, वो ज्योतिष के जानकार हैं, तो उन्होंने ऐसे प्रश्न किया था मुझसे कि ऐसा मेष लग्न की कुंडली है, दशम स्थान में शनि है, उसको तो राजा बनना चाहिए क्योंकि शश महापुरुष योग हो गया। तो मैंने बोला देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में भी यही था। लेकिन अगर उनके शुरुआती दिनों में कोई कहा जाए तो क्या वो प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी ने सोचा भी था? नहीं सोचा था। तो खाली ये राजयोग मिल गया मतलब राजा की तरह जीवन भर जियोगे ऐसा नहीं होता। कुछ राजयोग जल्दी फल देते हैं, कब फल देते हैं अलग विषय होता है, कुछ देर से देते हैं, कुछ राजयोग कैंसिल भी हो जाते हैं कुछ कारणों से। और साथ ही साथ कई बार राजयोग लेके आदमी आता है और कुछ इस जीवन में बुरे कर्म कर देता है, इतना बड़ा बुरा कर्म कर देता है जिस कारण वो राजयोग फलित नहीं हो पाता अपने कर्मों से। तो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बहुत कुछ तो मिलता ही है, इस जन्म के कर्मों के अनुसार भी कुछ अच्छी चीजें स्पॉइल कर सकते हैं और कुछ चीजें कुंडली में बुरी है वो आदमी व्यक्ति अच्छा भी कर देता है। बहुत सारे मेरे पास हॉरोस्कोप्स आए कि देखते मुझे लगता है ये तो बहुत परेशानी में होगा। मैं पूछता हूँ क्या चल रही है परेशानी, तो बोल रहा है कि नहीं ठीक ठाक है, उतनी परेशानी नहीं होती है जितनी मैं देख रहा होता हूँ। तो बातचीत करके समझ में आता है सब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तब समझ में आता है कि कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा कार्य कर रहा होता है, जाने में अनजाने में या घर वालों के कहने पे या मैं भी किसी गुरु के कहने से,
कि उसका जो बुरा कर्म है अपने आप दब गया होता है और वो ठीक ठाक कर रहा होता है। जी सर, जैसे चंद्र शनि विषयोग की ही तरह एक बड़ा घातक योग माना जाता है गुरु राहु का चांडाल योग। और ऐसा राहु के चांडाल योग को लेकर ये दावा भी किया जाता है कि जिस व्यक्ति की हॉरोस्कोप में ये होता है उन उन व्यक्तियों का वैवाहिक जीवन काफी क्रिटिकल हो जाता है, एक तरह से तहस नहस हो जाता है। इसके कई जो विद्वान एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो अपने अपने तरीके से इसकी रेमेडी पूजा पाठ करके अनुष्ठान भी करते हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आप राहु के चांडाल योग को कैसे इसकी व्याख्या करोगे? देखिए, गुरु राहु चांडाल योग का सिर्फ वैवाहिक जीवन पर असर पड़ेगा ये भी आवश्यक नहीं है, वो कहाँ पड़ा हुआ है इस पर डिपेंड करता है। हाँ, चांडाल योग का प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति गुरुओं की सुनता नहीं है या गुरुओं का अवहेलना जरूर करता है। हो सकता है पिछले जन्म में भी उसने गुरु की अवहेलना की हो, तो यहाँ तक तो कहना ठीक है, लेकिन जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं। अच्छे खासे लोगों मैं जानता हूँ चांडाल योग है, ठीक है, थोड़े से एडमेंट होते हैं, किसी की सुनते नहीं है, खासकर जिनसे सीखते हैं ज्ञान उनकी नहीं सुनते, बहुत बार ऐसा होता है, लेकिन जीवन में अच्छा कर रहे हैं। बाकी चीज में देखनी पड़ेगी ना, और खाली करियर पैसा ही तो नहीं है। देखिए, कुंडली में 12 भाव हैं, हर एक कॉम्बिनेशन कहाँ पड़ा हुआ है उसका रिजल्ट अलग अलग हो जाता है। इसी पे मैं कहना चाहूंगा एक चीज, सबसे इस तरीके से ओवर स्टेटेड जो दोष है काल सा प्रयोग। इतने लोग आते हैं मेरे पास, मेरा काल सा प्रयोग है कि नहीं है चेक करने ही आते हैं, क्योंकि कोई पंडित जिन का काल सा प्रयोग है शांति करा लो, किसी पंडित जिन का नहीं है तो कई लोग तो ये चेक कराने आते हैं। मैं कहता हूँ सबसे पहले डरना बंद करिए। काल सब के कुंडली वाले भी जीवन में सक्सेस करते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा जीवन डिसबैलेंस अवश्य होता है, परेशानियां आ सकती हैं, तो ओवरऑल उसका स्टेटमेंट देखा जाएगा, जीवन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या प्लानिंग है, और उसके हिसाब से चीज एनालाइज की जाती हैं और सजेशन दिया जाता है। बट केवल डरा के और पूजा करा के और पूजा करके सब कुछ बदल जाएगा, मनोवांछित फल मिल जाएगा, ये भी तो नहीं होता है। सर, हमारी कुंडली का एक सुप्रीम पावर जिसको माना जाता है वो नक्षत्र का लॉर्ड, नक्षत्र के लॉर्ड को लेकर हमने देखा है अक्सर जो बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं वो भी थोड़ा धोखा खा जाते हैं या उसको उस प्रेडिक्शन देते समय उसको अवॉइड कर देते हैं। उसके बारे में पूरी डिटेल्स जो उनसे सवाल पूछने वाले लोग हैं उसको प्रोवाइड नहीं कराते। आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपने राशि वाइज और लगन वाइज काफी बेहतर तरीके से अपना रिप्लाई दिया, तो सुप्रीम पावर माना जाता है नक्षत्र लॉर्ड को। मान लीजिए किसी का नक्षत्र लॉर्ड, उसको कैसे एनालाइज करेंगे और वो कैसे हमारी हेल्प करता है? लेकिन नक्षत्र लॉर्ड के अलावा बहुत सारी चीजें और भी एनालाइज की जाती हैं जो बहुत ज्योतिष करते ही नहीं है, जानते भी नहीं है। सबसे पहले नक्षत्र, मतलब जब आपका जन्म हुआ था तब चंद्रमा किस नक्षत्र पे हुआ था वो तो महत्वपूर्ण है ही। इवन कौन सा दिन था आपका, तो कई बार दिन डिसाइड करने का भी रूल लोग नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा जिस डेट को जन्म हुआ था तो डेट तो रात को बदल जाती है, तारीख, ठीक है, तो उस तारीख के अनुसार रविवार आता है जन्म, लेकिन मेरा जन्म सूर्योदय के पहले पहले हुआ था, सुबह 4:15 बजे। तो जब सूर्योदय हो रहा था 5 के बाद हो रहा था, तो मेरा जो तिथि माना जाएगा वैदिक का सूरज के अनुसार, वो डेट के अनुसार नहीं माना जाएगा। सूर्योदय के पहले तक शनिवार होता है, हर दिन सूर्योदय से दिन शुरुआत होता है और अगले सूर्यास्त के पहले तक वही दिन रहता है। जैसे आज सोमवार है, अभी सोमवार चल रहा है, सोमवार कल सुबह के, अगर पुणे में कहें तो 6:30 में अगर सनराइज होता है 29 सोमवार ही माना जाएगा। मंगलवार सूर्योदय के बाद पुणे में कल होगा। तो इसी तरीके से व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ वार ऑफ द बर्थ, जन्म का दिन कौन सा है, वो ग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, कुंडली में कहाँ पड़ा हुआ है, उसके आधार पे भी उसका जीवन कैसा होता है ये निर्णय किया जाता है। ये बहुत बेसिक तो लोग भूल ही जाते हैं। मान लीजिए किसी का अनुराधा नक्षत्र है, और हाँ एक और बात है, हर एक नक्षत्र का भी स्वामी होता है। तो अनुराधा नक्षत्र का स्वामी है शनि, लेकिन ऐसे शनि के 3 नक्षत्र होते हैं, अनुराधा 2 और होते हैं। हर एक नक्षत्र के एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। तो शनि के नक्षत्र वाले लोग अच्छा माना जाता है, गुरु अच्छा ग्रह माना जाता है, गुरु के नक्षत्र के लोगों को बुरा माना जाता है, थोड़ा जीवन में कठिनाइयां परेशानियां आती हैं। तो अलग अलग रूल्स हैं। गुरु का नक्षत्र हो गया तो अरे वाह जीवन बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें एनालिसिस क्या आता है।
जो हमारी लगन कुंडली होती है, लगन कुंडली के अनुसार जीवन के प्रोस्पेक्टस को नापा जाता है और प्रेडिक्ट किया जाता है। लेकिन सर एक रहस्य और हम आपसे जानना चाहेंगे नवमांस कुंडली के बारे में। तो हम जानना चाहेंगे सर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लगन कुंडली एंड नवमांस कुंडली, इनमें क्या बड़ा अंतर है, कैसे ये दोनों हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं? देखिए, लग्न कुंडली तो मेन है, बेसिक वही है। नवमांश कुंडली जो मिला हुआ है वो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके लग्न कुंडली से ही निकला हुआ है। ठीक है, नवमांश कुंडली से हम देखते हैं भाग्य, क्या भाग्य लेके व्यक्ति आया है। एक तो भाग्य और दूसरा वैवाहिक जीवन, दो चीज हम वहां से देखते हैं। और लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली आपके डिजायर्स को दिखाता है, इस जीवन में क्या क्या इच्छाएं लेके आए हैं, लेकिन क्या होगा एक्चुअली वो नवमांश से आता है। और इसका कैलकुलेशन है कि हर एक राशि 30 डिग्री की होती है। ठीक है, और ये जो कुंडली है 360 डिग्री की हुई, 12 राशियां हैं 30 डिग्री की, 360। तो हर एक 30 डिग्री की राशि को 9 पार्ट में बांटा गया और उसमें कौन कौन से ग्रह पड़े हुए हैं उसका मेथड है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके नवमांश निकल के बाहर आता है। इसी तरीके से अगर करियर देखना है तो दशमांश देखते हैं। दशमांश 30 डिग्री को 10 पार्ट में बांटा गया, तो 3-3 डिग्री का एक पार्ट हुआ, और वो कैसे कैसे कौन ग्रह पड़े हैं उसका मैथमेटिकली डिराइव करके दशमांश निकलता है। तो निकलता हर एक चीज है लग्न कुंडली से ही। लग्न कुंडली बेस है, लेकिन मतलब बर्ड्स आई व्यू है लग्न कुंडली। अगर हम माइक्रो लेवल पे देखना चाहते हैं तो अलग अलग विषय के लिए अलग अलग कुंडलियां हमको देखनी पड़ेंगी। विवाह देखना है बिना नवमांश का अधूरा है। लग्न तो हर लग्न कुंडली हर चीज में देखेंगे ही, देखना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इसके रेफरेंस में बाकी जो कुंडलियां हैं, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ कुंडलीज बनती हैं। षोडश वर्ग की कुंडली 16 कुंडलियां बनती हैं, वो मेन है, लेकिन ऐसे सैकड़ों कुंडलियां बनती हैं। तो जो भी अच्छा ज्योतिषी होता है, डीप जानने वाला होता है, लग्न कुंडली के साथ साथ आपका विषय क्या है उस विषय से संबंधित जो वर्ग कुंडली होती है उसको वर्ग कुंडली कहा जाता है, वहां जाता है, उसको एक अच्छे से एनालिसिस करता है डीपली और माइक्रो लेवल पे, और फिर निर्णय देता है। खाली कुंडली देख के दशम स्थान में शनि पड़ा तो ऐसा होगा, ये अधूरा ज्ञान है, 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा उसमें। सर अभी प्रेजेंट में जो शनि देव की जो ढैया है वो सिंह राशि पर और धनु राशि पर जारी है, तो क्या लगता है आपको कि 2026 में, क्योंकि पूरा दौर रहेगा सिंह राशि पर और धनु राशि पर शनि की ढैया का, तो कैसा जीवन रह सकता है इन राशि वालों को और क्या इनको एहतियात बरतनी चाहिए? देखिए, शनि का कोई भी प्रभाव हो, चाहे या केतु का या राहु का, चाहे उनकी दशाएं चल रही हो या शनि की ढैया चल रही हो, साढ़े चल रही हो, मेरा एक ही सजेशन होता है कि आप एथिकल लाइफ जिए, कुछ गलत काम ना करें। वो तो कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन जब भी शनि की ढैया, शनि की साढ़े में कुछ गलत करते हैं, उसका डायरेक्ट रिजल्ट मिलता है, इमीडिएट रिजल्ट मिलता है। तो कैसा जाएगा के बजाय जीवन अच्छा जिए, सात्विक जिए, धार्मिक जीवन जिए, तो समस्याएं आनी जो भी होंगी कम हो जाएंगी या कई बार नहीं भी आएंगी। तो चल रही है तो खराबी होगा ऐसा नहीं होता, उसको आप ठीक कर सकते हैं। सर एक मैं प्रमुख तौर पर आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास में कोई भी क्लाइंट आता है, आपको लगता है कि इनकी लाइफ में मेजर इश्यूज है, क्रिटिकल पोजीशन है, हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज या रिलेशनशिप वाइज, किस टाइप का मिराकल ट्रीटमेंट आप उनको देते हैं? मंत्र वाइज, रेमेडीज, टोटका, उपाय, क्या अनुष्ठान, किस तरह की रेमेडीज आप उनको देते हैं, क्या एडवाइस उनको देते हैं ताकि वो रिफॉर्म करें और उनकी लाइफ में प्रगति हो? सबसे पहले मिरेकल तो क्लेम करता है नहीं, ना ही किसी को करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में बहुत कुछ नहीं होता। ठीक है, जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं 3 प्रकार की आती हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ठीक है, दैहिक समस्या अगर है तो हेल्थ रिलेटेड चीज है, तो उसमें मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ किस टाइप के ट्रीटमेंट आपको अच्छा रहेगा वो करिए। जैसे कुछ ट्रीटमेंट, कुछ लोगों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सूट करता है हॉरोस्कोप से देख के, कुछ को होम्योपैथिक सूट करेगा, कई लोगों को एलोपैथिक सूट करेगा। तो आपको क्या सूट करेगा मैं सजेस्ट करता हूँ ऐसे ट्रीटमेंट करिए, एक वो करता हूँ। साथ में जिन ग्रहों के कारण वो समस्या आ रही है वो शॉर्ट टर्म है कि लॉन्ग टर्म है देखता हूँ। शॉर्ट टर्म है तो मैं जनरली उनको उपवास या कोई मंत्र देता हूँ। लॉन्ग टर्म है तो 3-4 चीजें साथ में देनी पड़ती हैं, कुछ दान पुण्य भी करिए, उपवास भी करिए और साथ साथ मंत्र भी करिए। सर कितना इंटेंसिटी है उसका उधर दिया जाता है। अगर इंटेंसिटी कम है तो छोटा मोटा दान पुण्य भी काम आ जाता है। अगर बड़ा कुछ है तो दान पुण्य के साथ साथ
मंत्र भी करना होता है, उपवास भी करना होता है, और उसके अलावा पूजा पाठ तो लास्ट ऑप्शन है। अगर बहुत ही कुछ बड़ा है तो, बहुत बड़ा कोई दोष है तो फिर देखा जाता है कि क्या किया जाए। सर एक बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं आपसे पूछने वाला हूँ सर। 2025 का जो साल था, आपने देखा कि हमारे भारत देश के लिए कितना क्रिटिकल साबित हुआ, मुश्किल वाला साबित हुआ। काफ़ी टेररिस्ट अटैक हुए, एक्सीडेंट हुए, काफ़ी आग 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 लगने की घटनाएं हुई, मर्डर केस हुए, हार्ट अटैक के केस ज़्यादा हुए। ऐसा माना जाता है क्योंकि वो मंगल का साल था और 2026 जो है वो सूर्य भगवान का साल है, इसका टोटल नंबर 1 आता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या 2026 भारत के लिए, सभी के लिए उन्नतिशील साबित होगा, या 25 की तरह इस साल भी लगातार घटनाओं का दौर जारी रहेगा? देखिए, यहाँ पे मैं बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। जो लोग इंग्लिश कैलेंडर से, ग्रेगोरियन कैलेंडर से प्रेडिक्शन करते हैं, वो पूरा सही नहीं होता। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो ईयर है, ये वेस्टर्न कैलेंडर है, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता। 2 तरीके होते हैं। एक तो हमारा जो भारतीय हिंदू कैलेंडर है, वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है, तो वहां से नया साल शुरू होता है। वहां से इस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से अगले साल तक कैसा जाएगा, उसका एक चार्ट निकलता है, कुंडली निकलती है। दूसरी चीज, भारत की जो कुंडली है, 15 अगस्त 1947 को भारत का देश का जन्म हुआ था, तो भारत देश की कुंडली होती है। इस देश का एनुअल चार्ट होता है, 15 अगस्त से 15 अगस्त को निकलता है। तो भारत देश के बारे में कुछ भी अगर करना होता है तो इस तरीके से किया जाना चाहिए। 1 जनवरी से प्रेडिक्शन, 1 जनवरी से 31 दिसंबर गलत है, अधूरा है। ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं, किसी व्यक्ति के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनको डीप ज्योतिष का पता नहीं है जी। बिल्कुल नहीं जानते। इसी तरीके से कई लोग इंडिविजुअल भी मेरे पास आते हैं कि भाई अच्छा सर, नया साल आ गया है, नया साल मेरे लिए कैसा जाएगा। तो मैं उनका डेट ऑफ बर्थ पूछता हूँ। तो अगर मान लीजिए उनका जन्म है 1 जुलाई को, तो मैं कहूंगा एक काम कर, जून में आना है, अब आपका नया साल 1 जुलाई से शुरू होगा। तो 1 साल का अगर आपको जानना है तो 1 जुलाई से अगले बर्थडे तक, बर्थडे टू बर्थडे 1 साल कैसा होगा, वो ज्योतिष द्वारा से अच्छा बताया जा सकता है, कैलेंडर ईयर से नहीं बताया जा सकता। सर बिकॉज यू आर नंबरोलॉजिस्ट, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, नंबर्स किस तरह हमारे जीवन से, मतलब एक तरह से जीवन को प्रभावित करते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे 4 नंबर और 7 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, बिजनेस में हो, फ्रेंडशिप में हो, इसके बारे में बताइए सर। ये कभी भी ऐसे जनरलाइज नहीं होता, उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ क्या उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो अगर किसी का जन्म 7 तारीख को हुआ है, हर एक नंबर के अपने का अलग वाइब्रेशन है। 4 वाले का वाइब्रेशन एक अलग है, राहु का नंबर है, वो अलग वाइब्रेशन है, वो काफी एग्रेसिव होता है। 7 वाले जो होते हैं काफी शांत होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, और वो छोड़ देने में बिलीव करते हैं, अपना कार्य करते हैं। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो भी ठीक है, ठीक है। वो कर्म में ज्यादा विश्वास करते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। तो दोनों का तरीका अलग है। तो 7 वाले का जो नेचर ऑफ बिजनेस होगा, वो भी उससे मैचिंग ही होना चाहिए। 7 वाला अगर जुए का खेल में जाएगा तो नहीं जीत पाएगा आगे। मान लो अगर कोई उल्टे सीधे काम में जाएगा, 7 वाला नहीं कर पाएगा। सर 7 वाला तो हर एक का कार्य क्षेत्र, अगर कुंडली, मेन तो कुंडली होती है, लेकिन अगर रफली हम बात करें न्यूमरोलॉजी के तरीके से, मैं न्यूमरोलॉजी के तरीके से कभी भी करियर का एनालाइज नहीं करता। न्यूमरोलॉजी का, वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी का यूज मैं करता हूँ मोस्टली कंपनी का नाम रखने में जी, या उसके नाम का वाइब्रेशन चेंज करने में। कई बार उसके बर्थ डेट के हिसाब से उसका नाम सुटेबल नहीं होता है, तो वो स्पेलिंग चेंज करके, और स्पेलिंग चेंज कहीं डॉक्यूमेंट में करने के लिए मैं नहीं कहता, आवश्यकता नहीं होती है। आज के डेट में सोशल मीडिया है, बाकी डिस्प्ले में भी चेंज करें तो रिजल्ट आता है। तो ये कस्टमाइज होता है, सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे जनरलाइज स्टेटमेंट में देता ही नहीं, दे ही नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेशन इतना डीप होता है। एक व्यक्ति आता है तो उसका कैलकुलेशन करने में कम से कम 1 घंटा लगता है मुझे। ओके सर, क्योंकि तो मैंने ये जनरलाइज पे देता नहीं, और देने वालों के बारे में टाइम पास के लिए तो ठीक है जी, निर्णय, लेकिन उनके जीवन में निर्णय नहीं ले सकते आप उसके आस। ये 2026 से तो खराब हो गया मेरे लिए, तो क्या 26 में खाना पीना बंद कर देंगे, पैसे कमाना बंद करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। बिल्कुल सर। सर जैसे आपके बारे में हमने जाना कि आप नामकरण के स्पेशलिस्ट हैं। आप एक, चाहे कंपनी का नाम हो, संस्था का नाम हो, उसके लिए आपको विशेष तौर पर पूरे सिटी में जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा हम चाहेंगे आप डिटेल में हमें बताएं, किस नामकरण का जो प्रोसेस होता है ये किस तरह होता है, और किस तरह इससे हमको फाइनेंशियली या अदर तरीके से बिजनेस ग्रोथ में कैसे बेनिफिट होता है?
मैं नामकरण दो प्रकार के एग्जांपल देता हूँ आपको। एक तो व्यक्ति का नामकरण, खासकर छोटे बच्चों का नामकरण करने के लिए लोग आते हैं, तो यहाँ भी बहुत सारे मिथ्स हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की कन्या राशि है, तो लोग एक अल्फाबेट लेके आते हैं, जी मेरे गुरुजी ने बोला है कन्या राशि है तो इस अक्षर से आप नामकरण करिए। तो मैं यहाँ पे डिसएग्री करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ कन्या राशि है, मून कन्या राशि में, तो उसी से नामकरण करना आवश्यक हो जरूरी नहीं है। सबसे पहले मैं कुंडली बना के ये देखता हूँ कि उस कुंडली में कौन सी राशि ज्यादा स्ट्रांग है और कौन से ग्रह ज्यादा स्ट्रांग है। उसके आधार पर मैं उस राशि को पकड़ता हूँ, उस राशि के नामाक्षर से नामकरण करिए तो बच्चे का जीवन ज्यादा बढ़िया रहेगा। कौन से ग्रह का वाइब्रेशन दें उसको, यहाँ पे पहले वो डिसाइड हो जाता है। उसके बाद हम वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में भी आते हैं कि हाँ टोटल अगर 20 तारीख को जन्म है बच्चा तो 2 से मैचिंग वाले नाम मैं उसको दूं, उसका 4, 5 या 8 से अल्फाबेट शुरू ना हो या टोटल उसका 4, 5, 8 ना हो। एग्जाम्पल दिया मैंने, 2 के लिए 4, 5, 8 तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। टोटल नाम का आए या अल्फाबेट आए उसका, तो नामकरण में ये देखा जाता है। बिजनेस के नामकरण में जो व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति का है बिजनेस है तो उसका हॉरोस्कोप से स्ट्रॉन्ग राशि कौन सी होती है देखी जाती है। अगर 2 लोग हैं तो दोनों से कॉमन देखा जाता है। मान लो बिजनेस पार्टनर 2 या 3 है तो तीनों को हॉरोस्कोप देख के कौन तीनों के हॉरोस्कोप से कौन कौन से अल्फाबेट्स आ रहे हैं अच्छे, उसका कॉम्बिनेशन बना के फिर उन नामों पे, उस अल्फाबेट्स पे आप नाम रखिए। मैं सजेस्ट करता हूँ 4-5 नाम दीजिए और उसके बेस्ट नाम को मैं सजेस्ट करता हूँ। अगर उनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो जैसा नाम का थीम उन्होंने दिया है, जिस तरीके से नाम रखने का तरीका है, भाई मॉडर्न अगर नाम है तो नाम भी तो होना चाहिए ना उसके हिसाब से। बहुत ही पुराना नाम किसी ऋषि का नाम दे दूं अगर आईटी कंपनी का तो भी तो अच्छा नहीं है। तो जिस तरीके से नाम रखना चाहते हैं तो वो थीम पे कुछ नाम मैं सजेस्ट करता हूँ जो कि मैच करें वैदिक न्यूमरोलॉजी से भी या न्यूमरोलॉजी से। तो कुंडली से अल्फाबेट निकालना वैदिक न्यूमरोलॉजी है, ये न्यूमरोलॉजिस्ट लोग नहीं करते, जानते नहीं, और ये बहुत सीक्रेट नॉलेज है। बहुत सारे ज्योतिषी भी नहीं जानते, न्यूमरोलॉजिस्ट तो छोड़िए, ज्योतिषी भी नहीं जानते। ईश्वर के पास मुझे अच्छे गुरु मिले हैं तो ये सब सीखा मैंने, सालों साल लगे सीखने, अब प्रैक्टिस करने। एक 2 टाइप का एस्ट्रोलॉजी को लेकर भी एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल कई बार सामने आता है, केपी एस्ट्रोलॉजी और पाराशरी एस्ट्रोलॉजी। ये दोनों एक दूसरे को एक तरह से देखा जाता है चैलेंज करते हैं, एक दूसरे को नकारते हैं। क्या लगता है आपको ये कैसे सुलझेगा? मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो ऐसे हो गया कि एक हार्ट सर्जन एक डेंटिस्ट को चैलेंज करेगा तुमको कुछ पता ही नहीं है, और एक डेंटिस्ट एक हार्ट सर्जन को चैलेंज करके तुमको तो कुछ पता नहीं दांत का। तो ऐसा नहीं होता है, हर एक अपने अपने स्थान पे सही है, ठीक है। हर एक का लिमिटेशंस होता है। छोटे छोटे चीजों के लिए, छोटी घटनाओं के लिए केपी ज्यादा सूटेबल है, बट ओवरऑल और क्या कर्म है, पाप पुण्य है, उसको कैसे दूर करें उसके लिए पाराशरी एक कहते हैं कि बहुत बड़ा ग्रंथ है, बेस है जो तो अच्छा और बुरा नहीं होता। और केपी है वैदिक के आधार पर कुछ टेक्निक्स है डेवलप किए हुए हैं जो लिमिटेड स्कोप है उसका, बुरा है वो भी नहीं। और भी बहुत सारे हैं। अगर पुराने अगर ज्योतिष की बात करें तो एक जैमिनी सूत्रम भी है जो ऋषि पराशर की परंपरा के जो ऋषि हुए उन्होंने लिखा, तो वो और भी डिटेल में लिखा उन्होंने, वो बहुत कम लोग जानते हैं। ईश्वर के पास मुझे वो भी सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरे गुरु जी ने सिखाया है। एक सवाल और है सर जो काफी उत्सुकता भरा सवाल है और मैं चाहूंगा कि इसकी जो गुत्थी है उसको सुलझाएं आप। अगर मान लीजिए सर कोई भी लगन हो, कोई भी किसी भी तरह की हॉरोस्कोप हो और उनके 7th हाउस में अगर गुरु बैठे हुए हैं, तो सर 99% जो एस्ट्रोलॉजर हैं ये दावा करते हैं कि जिनके 7th हाउस में अगर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं उनको घर में पूजा नहीं करनी चाहिए, मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, या किसी साधु संत के पास नहीं जाना चाहिए, एकदम मॉडर्न लाइफ का फॉर्मेट रखना चाहिए। ये काफी बड़ा एक अटपटा लगता है, अनसुलझा लगता है। इसका डिस्क्रिप्शन क्लियर करिए सर। ये अटपटा ही है। 7th हाउस में गुरु है, कई लोग अलग अलग भी बातें कहते हैं। कई लोग कहते हैं 9th हाउस में गुरु है तो भी नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि गुरु कहीं भी उच्च का हो तो नहीं करना चाहिए। ये गलत है। पूजा पाठ करना, अच्छे कर्म करना तो कहीं भी अच्छा है, और वो कोई भी अच्छे कर्म करना ये जीवन ही नहीं है, अगले जीवन के लिए भी लाभ देता है, तो ये कहना गलत है जी सर। अब क्योंकि आप वास्तु एक्सपर्ट है सर, जैसे मान के चलिए किसी व्यक्ति के घर का जो वास्तु पूरी तरह बिगड़ा हुआ हो,
मतलब उसकी जो चाहे अग्नि कोण हो या ईशान कोण हो या नैऋत्य कोण हो, अगर सभी कोणों में अगर कहीं कुछ दोष है तो आपको क्या लगता है बिना तोल फोल के, बिना किसी बड़े बदलाव के, क्या उस तरह के वास्तु का रिफॉर्म किया जा सकता है सर? देखिए, मेरा कहना यहाँ भी एक अलग है। वास्तु कभी भी थंब रूल वास्तु नहीं होता। कोई भी वास्तु किसी को मिला है तो भाग्य से मिला है, उस वास्तु ने उसको चुना है, उस वास्तु को प्राप्त करने के लिए उसका जन्म हुआ है, तो उसके हॉरोस्कोप से वास्तु सुटेबल है कि नहीं मैं सजेस्ट करता हूँ। तो ये बिगड़ा वो बिगड़ा वो बिगड़ा किस आधार पे, कुछ बेसिक रूल्स जरूर अप्लाई होते हैं थंब रूल, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कुछ हॉरोस्कोप्स में दक्षिण दिशा का द्वार ही सबसे ज्यादा सुटेबल होगा, ऐसे भी कुंडलियां होती हैं। अनफॉर्चुनेटली पुणे में तो दक्षिण द्वार का एक भी घर मिलता नहीं, ना फ्लैट ना कुछ। बंगलो वगैरह मिल भी सकते हैं, फ्लैट तो आजकल कोई बनता ही नहीं है, तो सेकंड बेस्ट क्या होगा देखा जाता है। तो ये कभी भी ये कहना गलत होता है कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा तभी वो उसको मिला है। सर ये घर, हाँ, उसको इम्प्रूव किया, छोटे छोटे उपाय करके जो कुछ बिगड़ा होता है इम्प्रूव किया जा सकता है, छोटे छोटे उपाय करके। और उपायों में कभी भी कॉस्टली चीजें जरूरी नहीं होती हैं कि आप पिरामिड लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो। मैंने देखा है कि कई वास्तुशास्त्री लोग सिर्फ उपाय के एक्सपर्ट होते हैं, उनको बाकी देवता पता नहीं होते। वास्तु में कितने देवता होते हैं, उन देवताओं को कैसे शांत करके, उन देवताओं को कैसे भोजन देके, उन देवताओं को कैसे नमस्कार करके आपकी समस्या दूर कर सके नहीं पता होता है। एक हाथ जोड़ना ही काफी होता है, अगर सही देवता पकड़ लें उस वास्तु में जाके कैलकुलेट करके। एक छोटा सा उपाय, एकदम छोटा सा 10 रुपए की चीज कुछ खरीद के और वहां भोग लगा दें उस देवता को, समस्या दूर हो सकती है। तो ये एक्सपर्ट का काम है। कमर्शियलाइजेशन जमाना, वास्तु सबसे ज्यादा कमर्शियलाइज हो गया है। ज्योतिष तो खैर आपको अच्छे मिल भी जाएंगे आज की डेट में, न्यूमरोलॉजिस्ट भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे। वास्तु में तो मैंने देखे नहीं आज अच्छे लोग आज तक। वास्तु मतलब सिखाने वाले भी और करने वाले भी, मतलब मुर्गा फंसाने वाला काम है। मुझे भी एक दो वास्तुशास्त्रियों का, अरे ऐसे वास्तु थोड़ी करोगे आप, क्या कौन पूछेगा आपको, मुर्गा फंसाना पड़ता है। तो मैंने बोला मैं बिना मुर्गा फंसाए ही वास्तु करूंगा। मैं वैसे ही करता हूँ, अच्छा करता हूँ सर क्योंकि आपने अभी काफी एक महत्वपूर्ण बात बोली वास्तु के लिए, जैसे कि अभी आपने, सर मैं जानना चाहता हूं कि आप आने वाले 10 साल के दृष्टिगत अकॉर्डिंग अगर आप एनालाइज करें तो क्या, फिर तो आपके जो रिप्लाई है उससे एक बात बिल्कुल क्लियर सामने आती है कि जो एक आपका जो एटीट्यूड है, हम नोट कर पा रहे हैं कि जो दूसरे एस्ट्रोलॉजर है आपकी जो सोच है, एटीट्यूड है, जो थिंकिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो आने वाले 10 साल में क्या बड़ा बदलाव आपको नजर आता है? भारतीय एस्ट्रोलॉजी में कितना बड़ा बदलाव हो सकता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सोशल मीडिया पर फोकस्ड है पूरा। नहीं, अच्छा समय आने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो समय आने वाला है धर्म के लिए और ज्योतिष के लिए भी अच्छा आने वाला है। भले कुछ लोग जो अच्छे नहीं है कितना भी हाथ पे चला लें, धर्म और सत्य की जीत हमेशा होती है। और मैं ही नहीं, बहुत सारे मेरे जिनसे मैंने सीखा, वो जहां भी सीखा सब एथिकल एस्ट्रोलॉजर्स ही थे जिनसे मैंने सीखा है। मैंने कोई अपना क्रिएट किया हुआ नहीं है। हजारों साल पुराना शास्त्र है, उसको सिखाने वाले अच्छे गुरु लोग हैं, सब उनसे ही सीखा है। मैंने अपना कुछ भी नहीं बनाया है, तो मैं क्रेडिट तो मैं लेता ही नहीं हूँ, क्रेडिट उन गुरुओं को देता हूँ। और मैं, ईश्वर कृपा है मेरे ऊपर जो अच्छे गुरु मिले और ये सब सिखाया, और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है, समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। और बाकी पैसा तो लेना पड़ेगा, जीना है तो प्रैक्टिकल है, पैसा तो लेना पड़ेगा, लेकिन एथिकल मनी हमेशा अच्छा रहता है, मेरे लिए भी अच्छा रहता है और धर्म के कार्य के लिए, धर्म के लिए भी अच्छा है। तो ये हमारा प्रयास रहता है कि कभी भी राहु वाला कार्य ना करूं, मैं गुरु वाला कार्य करूं और धन कमाऊं और लोगों का भी भला करूं। सर एक मैं आपसे एक बड़ा एक सवाल मैं और लूंगा, थोड़ा मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में प्लीज आप हमें डिस्क्राइब करें। जो अभी हमारे देश में हमारा जो धर्म है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हम किसी धर्म को फोकस नहीं कर रहे, धर्म की क्या परिभाषा हमारे मौजूदा भारतीय समाज में रह गई है? क्या धर्म का मतलब क्या रह गया है? धर्म किस तरह जीवन का हिस्सा होना चाहिए? देखिए, धर्म का जो सनातन धर्म है, धर्म से मेरा तात्पर्य सनातन धर्म से ही है। धर्म तो यही है, बाकी सब पंथ हैं। और मेरे अनुसार भारत में जितने भी धर्मों ने जन्म लिया है, वो धर्म भले आज अलग कहे जाए हों, सबका सिद्धांत एक ही है। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो। सिख धर्म तो कभी अभी हाल ही में आके अलग धर्म की मान्यता मिली, वो तो है हिंदू धर्म से निकला। आप जाइए गुरबानी में देखिए कितनी बार राम और कितनी बार कृष्ण का प्रयोग हुआ है, कितनी बार ओम का प्रयोग हुआ है।
तो हिंदू धर्म से निकला एक पंथ है, जो सिख गुरु हुए वो तो सनातनी ही थे, वो सारी शिक्षा उन्होंने सनातन दी। उसका जो समय था, उस समय हिंदू धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने हथियार उठाया। तो मैं तो उनको भी गुरु मानता हूँ। तो वो धर्म से अलग नहीं है। जहां तक विदेश से आए धर्मों की बात है, वहां के वातावरण के अनुसार वो डेवलप हुआ और उनके सिद्धांत और भारतीय धर्म के सिद्धांत में अंतर है। हम लोग सही और गलत, मानवता, हम भारतीय सनातनी धर्म पूरे मानवता को धर्म मानता है। जी सर, बाकी धर्मों में ऐसी मान्यता नहीं है। तो ये अंतर है भारतीय धर्मों में और बाकी धर्मों में। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा सर, वो लोग जो आज एस्ट्रोलॉजी की सुविधा पाने में भी असमर्थ हैं, हमारे भारतीय समाज में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, उनके पास कुंडली नहीं है, कोई साधन नहीं है। आप उनको एक गाइडेंस, मोटिवेट करने के लिए किस तरह का जीवन शैली होनी चाहिए, किस तरह की जीवन प्रक्रिया होनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में बड़े बदलाव कर सकें बिना किसी हॉरोस्कोप की मदद के, और अपने जीवन में वो तरक्की कर सकें? देखिए, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि कुछ भी कार्य ऐसा न करें जिससे किसी को परेशानी हो। सात्विक जीवन जिए, मांसाहार न करें, शराब, तंबाकू, सिगरेट का सेवन न करें। ये चीज अपने आप में बहुत सारे फायदे देखे जाता है। झूठ न बोले, कभी किसी को कहते हैं ना, किसी के साथ हेरा फेरी वाला काम न करें, निजी स्वार्थ के लिए, निजी लाभ के लिए किसी और का नुकसान न दें। जिस भी ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर तो, हर एक ईश्वर का मार्ग तो एक ही जगह लेके जाता है, लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। और जो समस्या आ रही है वो तो बिना कुंडली के, तो मेरे लिए बताना कठिन है कि क्या करें। समस्याएं कहाँ से आती हैं, कुंडली देखिए, मैंने जो सीखा है कैलकुलेशन से आता है कि कौन सा ऐसा कर्म था जिस कारण ये भोगना पड़ रहा है, तो वहां से ठीक किया जाता है। कभी भी किसी को समस्या आती है, अपने आप नहीं आती है। व्यक्ति के ही पूर्व जन्म के कुछ कर्मों का फल इस जीवन में मिलना होता है, इसलिए वो समस्या आती है। उसको कम ज्यादा किया जा सकता है। तो आपने सुना पुणे शहर के फेमस एस्ट्रोलॉजर राकेश चंद्र जी को, उन्होंने हमारे सभी सवालों के काफी बेबाक तरीके से जवाब दिए और एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए कई दोषों के बारे में, योगों के बारे में उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी व्याख्या करी और लोगों को गाइड किया कि वो अपने कर्मों को सुधार कर जीवन शैली में बड़े बदलाव करके अपनी मुश्किलों से पार पा सकते हैं। तो सर, मैं आपका एक बार दोबारा धन्यवाद व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें अपना कीमती समय दिया हमें। थैंक्स लॉट सर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो लगातार खबरों के लिए देखते रहिए डेली इंडिया टाइम्स।